हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और आज मैं एमपीपीएससी के जो मेरे सिलेबस डिकोडिंग वाली सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट पेपर की बात करूंगा। और आज मैं बात करूंगा GS2 का पार्ट बी। ठीक है, तो इससे पहले मेंस का जो सिलेबस है उसका पेपर 1 कंप्लीट करवा चुका हूँ, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद मैंने GS2 का पार्ट ए कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो जिन लोगों को भी अगर कुछ डाउट है या जिनने नहीं देखा है और ये कोई पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप प्लीज पहले उसको देखिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने कंप्लीट करवा दी है, मतलब पेपर के बारे में बता दी है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, सबसे में इम्पोर्टेंट चीज क्या, आप ये शेयर कीजिए जिनको इनकी नीड है, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। ठीक है, जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है ना, बड़ी सिटी में आके रह सके, तो उनको प्लीज शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो अपना GS2 पार्ट बी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बहुत बेसिक चीज़ें मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। तो जैसे आपको पता ही है कि सारा जो GS1 और GS2 है ना, वो दोनों पार्ट ए और पार्ट बी में बटे हुए हैं। ठीक है, हर पार्ट में 5 यूनिट है। वैसे ही सेम यहाँ पे GS2 का पार्ट बी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप सबसे पहले सिलेबस अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, और पता है आपको कि इसमें 5 यूनिट्स है ना, और 5 यूनिट के मार्क्स भी फिक्स है और कितने क्वेश्चन आने वाले वो भी फिक्स है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपका सिलेबस का जो पहला पेज होता है उसमें सब कुछ डिस्क्राइब में आपको अच्छे से दिया हुआ है ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये पहले वाला जो सिलेबस है इसमें पूरा कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, क्या है, क्या सिलेबस है, सब कुछ दे के रखा है। और ये उस अंदर वाले सारे बाकी सारे चीज़ें, ठीक है, जितने पेपर हैं 5 पेपर का। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ GS2 का पार्ट बी। ठीक है, तो देखिए एक मैं इसमें क्या है कि मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो मैंने इसमें पढ़ने के बाद जो ऑब्जर्व किया है। तो हो सकता है कि आपने भी इसको पढ़ा हो लेकिन कुछ नया इनपुट आपको मिले, तो प्लीज इसको देखिए और मेरे नजरिए से भी इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए। मैं इसको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको पता है इसमें 5 यूनिट्स है, तो आपको एक चीज मालूम होगा इसमें क्या है, सिलेबस में एक दो चीजें नई ऐड हुई है, 1-2 यूनिट्स। ठीक है, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जो इसका नाम देखिए, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। ठीक है, तो समाजशास्त्र तो नया है लेकिन अर्थशास्त्र पहले से था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का एक पूरा अलग से पेपर होता था, मतलब 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता था। अब देखिए वो जो पूरा पेपर है ना, उन्होंने पहली और दूसरे यूनिट में कवर कर दिया। समझ में आ रहा है कुछ, कि जो पहले पूरा सिलेबस हुआ करता था 150 मार्क्स का, उसको 2 यूनिट में कवर किया है। ठीक है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। तो आपको ये क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों को मिला के कितने मार्क्स हो रहे हैं, सिर्फ 60 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, पहले कितना होता था, 150 मार्क्स का होता था सिर्फ पहली दूसरी यूनिट, अब कितना है, सिर्फ 60 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको इस तरीके से तैयार कीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि इकोनॉमिक की पहली यूनिट लेके बैठ गए और उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपका ये जो यूनिट 1 है आना सिर्फ 30 मार्क्स का है और आप इसको तैयार कर लेंगे 150 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो बाकी जो 4 यूनिट बची है या आखिरी के 2-3 जो यूनिट बची है वो आपके छूट जाएगी और उससे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपको पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में ही सारा फोकस नहीं लगा देना है। क्यों, ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमी मतलब आपको बेसिक चीजें पता होती है और जब आप इसको पढ़ने बैठते हैं तो इसमें 6 टॉपिक देके रखे हुए टोटल पहले यूनिट में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 टॉपिक इतने बड़े हैं कि आपको महीना भर भी लग सकता है सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने के लिए। लेकिन आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि ये सिर्फ 30 मार्क्स का है और उसको सिर्फ उतनी ही वेटेज देना है। आपके तैयारी का जो टाइम है उसको उतना ही टाइम देना है। बाकी इधर 4 यूनिट बची हुई है उस पर भी फोकस करना है, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, आपको पहली यूनिट पढ़नी है। सेम चीज सेकंड यूनिट के साथ है, इसमें इतने सारे टॉपिक्स देके रखो, इतने सारे डिटेल्स में देके रखा हुआ है। जो आप पहला ही पॉइंट आप देखोगे ना सेकंड यूनिट के, तो उसमें इतना सब कुछ देके रखा हुआ है जितना पहले पूरे 150 मार्क्स में पूछा जाता था, है ना। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन सिर्फ वो 30 मार्क्स देगा आपको। ठीक है, ओवरऑल आप पेपर देखेंगे पूरे सारा मेंस तो 1400 नंबर का मेंस है। ठीक है, उसमें से सिर्फ 30 नंबर का ये आपका है। ठीक है, इसमें से आप सेकेंड यूनिट से पूरा पढ़ के पूरा याद करके 30 मार्क्स ला भी लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। क्लियर हो गया,
ठीक है। तो इसको इस तरीके से पढ़ना है। सेम चीज पहली यूनिट पे भी लागू होती है कि आप पहली यूनिट पूरी कवर करके पूरे 30 मार्क्स लाके कुछ नहीं करने वाला। उससे बेटर ये है कि उसमें भी एवरेज लाइए, इसमें भी एवरेज लाइए, और बाकी 3 यूनिट जो बची है उसमें भी एवरेज लाइए। क्लियर हुआ? जिसमें उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए टफ लगता है, इकोनॉमी टफ लगती है, कि ये पेपर का पार्ट टफ लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिक्स कर दिए अलग अलग चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इसको ओवर एक पूरे 5 यूनिट को आपको ध्यान से देखना है ना, पढ़ते टाइम भी और टाइम मैनेजमेंट करते टाइम भी। ऐसा कभी नहीं करना है कि एक यूनिट के पीछे पड़ गए और एक ही यूनिट लेके बैठ गए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आपको नोट्स जो मिलेंगे वो यूनिट वाइज मैंने देखे ज्यादातर चीजों जगह पे। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक यूनिट जो पहली यूनिट है उसको जनरली अपन इकोनॉमी मतलब ये समझता है कि पहली यूनिट जो है, पहली यूनिट इंडिया के दृष्टिकोण से और सेकंड जो है वो एमपी के दृष्टिकोण से। तो ये दोनों यूनिट ही इतनी लेंदी है कि आपका पूरा पेपर छूट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में आपको मानव संसाधन और विकास करके टॉपिक देके रखा हुआ है, और उसमें सिर्फ 2 टॉपिक है। ध्यान से देखना, सिर्फ 3rd यूनिट में सिर्फ 2 टॉपिक है, 4th यूनिट में सिर्फ दो टॉपिक है, और 5th यूनिट में 4 टॉपिक है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसे समाजशास्त्र जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें है सिर्फ 1 यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि क्या है कि नया पेपर में इंक्लूड हुआ है। तो ज्यादातर बच्चे, आपको बता रहा, हो सकता है आप भी यही गलती कर रहे हो कि समाजशास्त्र की बुक लेके बैठ गए, समाजशास्त्र के नोट्स लेके बैठ गए और पूरा दिन उसमें लगा रहे हैं आप, पूरा दिन इन द सेंस कि बहुत ज्यादा टाइम आप लगा रहे हो, 1 दिन लगा रहे हो, 2 दिन, हफ्ता भर, कुछ लोग हो सकता है कि महीने भर सिर्फ समाजशास्त्र समझने में लगा रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि नया ऐड हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 15 से 20 मार्क्स का भी नहीं है। ठीक है, मैं बताऊं कैसे, देखो 4th यूनिट है, उसका पहला टॉपिक आप देखिए। पहले टॉपिक में आपको सिर्फ समाजशास्त्र मिलेगा। 2nd टॉपिक में आप जाओगे तो आपको एनजीओ, ठीक है, सामुदायिक विकास में भूमिका उनकी, मतलब एनजीओ की भूमिका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होते हैं, ये सारे जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं बाकी टॉपिक से लिंक करते हैं। ठीक है, कहीं पॉलिटी से लिंक करेंगे, कहीं हेल्थ से लिंक करेंगे, है ना, प्राइमरी हेल्थ और ये सब चीजें। एनजीओ है ना, पॉलिटी का टॉपिक है, तो इसमें आधा टॉपिक समाजशास्त्र है और आधा टॉपिक ये पॉलिटी वाली, राजनीति वाली चीजें हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आएंगे इन 4 यूनिट में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जो 2nd टॉपिक इन्होंने दे के रखा हुआ है तो क्वेश्चन तो उसमें से भी पूछेंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र बहुत कम है, तो उसको आप उस तरीके से ही तैयार कीजिए, उतना ही टाइम दीजिए। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ समाजशास्त्र के नाम पे आप कोई मोटी सी बुक खरीद लेंगे, किसी नोट्स के आप 100-200 पेज की बुक ले लेंगे और उसको खत्म कर देंगे और याद तो रहेगा नहीं, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप इतने सारा, आप मान लो 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट का एक टॉपिक 50%, उसके लिए आप जो 15 से 20 मार्क्स में मान लेता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, उसके लिए आप इतनी मोटी किताब खत्म कर रहे हो। ठीक है, और आप बाकी सिलेबस आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, इसमें से कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ के। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो इसमें देख के रखा हुआ है, उसके ही आप नोट्स बनाइए, उसको ही आप अच्छे से तैयार कीजिए। क्लियर हो गया? जो टॉपिक इसमें देख के रखा, आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं जाने, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जैसे कुछ भी चीज पूछा है, जैसे संस्कार पूछा है, तो संस्कार क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। किसी मतलब जो रहते हैं वैज्ञानिक रहते हैं, मतलब जो विद्वान लोग रहते हैं, जो इनके रिसर्च वगैरह करते हैं जो भी, है ना, तो उन लोगों का आपका डेफिनेशन इनका होना चाहिए। ठीक है, उनका नाम आना चाहिए। ठीक है, बाकी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी इसको थोड़ा बहुत आपके टाइप्स और जो भी चीजें होते हैं डिटेल, वो 3 मार्कर के लिए आप तैयार कर लीजिए। कि जैसे संस्कार की बात करूं या वर्ण व्यवस्था की बात करूं, आश्रम व्यवस्था की, जैसे जितने भी टाइप के होते हैं उनको 3 मार्क में आपने तैयार कर लिया। क्लियर हो गया, है ना, ये चीज। तो आपको 4th यूनिट को ऐसे डील करना है। और जहां तक तीसरे की बात कर रहा था, तीसरे यूनिट में 2 टॉपिक है, जो जिसमें से 2nd टॉपिक आपको योजनाओं है। ठीक है, इसमें एक तो डेफिनेशन आ जाएगी, पूछ सकते हैं 3 मार्क के लिए। ठीक है, तो जैसे निशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो आपको किसी संस्था से, जो जैसे आयोग हो गया, जैसे महिला आयोग ने क्या इनका डेफिनेशन दिया है, ठीक है, यूएन के किसी संस्था ने इनका कुछ डेफिनेशन दे के रखा हुआ है, तो इस डेफिनेशन को आप कोटेशन कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं यहाँ पे,
और उसको लिख सकते हैं, तो वो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद सारी इनकी योजनाएं लिखनी है आपको, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक क्या हो गया, कार्यक्रम हो गए, मतलब सारे जिसमें लिखा ना कल्याणकारी कार्यक्रम। तो इनको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्या होते हैं कैसे होते हैं ये सब चीज़ें नहीं, है ना। अपन को सिर्फ योजनाओं पे फोकस करना है। तो सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया। आप सबका योजनाओं का एक पेज बना सकते हो, कुछ भी आपको, या बुक अवेलेबल रहती है बहुत सारी। पहला वाला टॉपिक है शिक्षा के बारे में, उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जैसे ही टॉपिक आप या किसी नोट से बेसिक नोट्स ले लीजिए या गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड टॉपिक, ये भी 30 नंबर का ही है। ध्यान से देखिए सिलेबस को, ये थर्ड यूनिट भी 30 नंबर का है, फोर्थ यूनिट भी 30 नंबर का, और पहली और दूसरी यूनिट भी 30 नंबर की है, ठीक है। तो आप ये तीनों यूनिट को मिला दोगे ना, जो तीसरी चौथी और पांचवी यूनिट है, उससे ज्यादा सिलेबस जो है ना पहली और दूसरी यूनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस चक्कर में कभी मत पढ़ना। और ये आपको कितने नंबर देंगे, 90 नंबर देंगे, और ये कितने देंगे, 30 नंबर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन तीनों यूनिट्स में से कोई एक यूनिट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहुत अच्छे कर लीजिए, और इन दोनों को एवरेज कर लीजिए, ठीक है। जिनके साथ दिक्कत है, अगर जिनको कोई यूनिट में अच्छा समझ में आता है तो आप उसको अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन बाकी यूनिट को आप छोड़ना मत, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन फिफ्थ यूनिट की, है ना। तो फिफ्थ यूनिट में क्या है कि इसमें स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी दी गई। जैसे पहले इसमें 4 टॉपिक्स बटे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है सेकंड टॉपिक, ठीक है। इसमें ये मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में खासकर बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको हिस्ट्री में भी मिलेगी चीजें, ठीक है, और यहाँ पे भी मिलेगी एमपी की हिस्ट्री, ठीक है। तो आप इसको लिंक करके पढ़िए। नोट जब बनाओ तो यहाँ पे उसका ऐड कर लो, उसको यहाँ पे ऐड कर लो, दोनों का एक साथ कवर करना है। ये स्वास्थ्य के बारे में ज्यादातर मतलब ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसको स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। तो आपको ये पेपर थर्ड में भी रोग के रूप में मिलेगा, रोग और जो डिजीजेस है उसके लिए अलग चैप्टर यूनिट है, ठीक है। बायो के लिए अलग यूनिट है, उसके साथ ही आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, चाहे आप इसको उसके साथ कर लीजिए, इनके उसके साथ कीजिए, दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक में पढ़ के बता देता हूँ। इसके आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्या है, समस्या ही क्या है उन पे आपको नोट बनाने और साथ में उसका निवारण, ठीक है, वो चीज, या सरकारी कार्यक्रम क्या चल रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सशक्तिकरण, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, इसके साथ ही यही आपको एसे में भी मिल सकता है, तो इनको आप एसे के लिए भी तैयार करिए, ठीक है, ठीक है। अब जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के पूरे उद्देश्य और कुछ भी आ सकता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं वो 11 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप तैयार करिए, ठीक है, उसको डिटेल में अच्छे से, है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्थिति, ठीक है, और बाकी जो भी चीज है वो सारी जनजातियों का है। इसलिए ये टॉपिक जो है वो हिस्ट्री से रिलेट करता है। कौन सी हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री। अब एमपी की हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसको आप वहां से कवर करिए, है ना। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि आपके पेपर बी में आप कहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हो, तो ये वो जगह है, लूप होल्स है, ठीक है। इससे आप थर्ड टॉपिक की बात करेंगे तो महिला शिक्षा है। अब देख, शिक्षा वाला मानव संसाधन में भी शिक्षा है, इसमें भी शिक्षा है, और ये बहुत सारी चीजें हैं, ये कुपोषण, जन्म मृत्यु समन, है ना, ये सब तो आपको प्रीवियस जो पुराना सिलेबस था और पुराने नोट्स है वो आप कहीं से भी मिल जाएंगे, तो बेसिक चीजें आपको मिल जाएंगे। अब इसमें पढ़ना क्या है, एक तो डेफिनेशन क्या होता है जो आ सकती है 3 मार्क्स में, और साथ में इसका करंट में क्या चल रहा है ना, करंट में क्या अपने एमपी की क्या कंडीशन है, डिस्ट्रिक्ट की क्या कंडीशन है, और नया कुछ सूचकांक आता है तो उसके बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया ये सब चीजें। अब जैसे संक्रमण और संक्रमण बीमारियां के उपचार, है ना, तो ये आपको थर्ड यूनिट में मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, दोनों एक साथ आप कवर कर लीजिए, है ना, ये भी टॉपिक वो भी टॉपिक। क्लियर हो गया। और आखिरी टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको आप 11 मार्क्स में तैयार कीजिए, तो वो 3 मार्क्स में भी कवर हो जाएगा, 5 में भी हो जाएगा और 11 में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस जो पूरा पेपर है उसको आप देखिए, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो एमपी का है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इसमें जो जितने भी टॉपिक बटे हुए 60 टॉपिक है टोटल, ठीक है। तो आप क्या करें, इसमें से जो वीक वहाँ के वीक टॉपिक्स हैं, मतलब जो बहुत इजीली तैयार हो सकते हैं, जैसे कृषि की कल्याणकारी योजना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सारी योजनाएं 3 मार्क्स में तैयार कर लेनी है। क्लियर हो गया। उसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा, आपको पता ही होगा। तो ये पहला टॉपिक जो है ना उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर कहाँ लग रहा है, पहले पॉइंट में। जो सेकंड यूनिट का पहला पॉइंट इतना बड़ा देकर रखा हुआ है, बाकी सारे छूट जाते हैं। आप उल्टा करिए, आप नीचे से चालू करिए, है ना, या ये छोटे छोटे टॉपिक है उसको पहले कवर करिए, फिर उसको करिए।
क्लियर हो गया है ना। ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यही चीज़ आपको सब जगह आपको जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। मेंस में आपको जो बाकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है और जियोग्राफी वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको एमपी का चीज़ें मिलेगी, ठीक है। वहीं से सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको आप पुराने सिलेबस से भी आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि अच्छे नोट्स इसके पहले से अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। या गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और करेंट में प्रेफर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। अब मैं ओवरऑल आपको एक बार पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि ये यूनिट आप पूरे 150 मार्क्स के है पेपर GS2 का पार्ट बी, ठीक है। तो इसको आप उस नज़रिए से ही देखिए और उस तरीके से ही टाइम दीजिए। ऐसा मत करिए कि किसी एक यूनिट को लेके बैठ गए हैं और दूसरे यूनिट पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, या किसी एक या दो यूनिट को लेके इसलिए बैठ गए क्योंकि वो बड़ी है और जल्दी ख़त्म नहीं होगी, इस चक्कर में आप उलझ जाओगे। इससे अच्छा बेटर ये ऑप्शन है कि आप छोटी यूनिट को पहले कवर कर लीजिए, जो 3 यूनिट इधर दे के रखी है शॉर्ट में कवर हो जाएगी और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उस पर जाइए, या फिर अगर उसको करना भी है तो शॉर्ट में करिए, ठीक है। उसके बाद ये ओवरऑल आपका एवरेज पेपर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक यूनिट आप अच्छे से कर लेते हैं तो वो पकड़िए और बाकी सबको एवरेज करिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप 60 नंबर में उलझ गए हो और ये पूरे 90 नंबर आपके छूट गए, ठीक है। तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। मेरा सिर्फ ये सजेशन आपसे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आज के लिए नेक्स्ट पेपर की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और जो नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।